मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 4 दिन की रिमांड और बढ़ गई है। हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन 4 दिन की रिमांड बढ़ी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? हाँ बिल्कुल, देखिए 7 दिन की रिमांड मांगी थी ईडी ने, लेकिन फिलहाल 4 दिन और है पूछताछ करने के लिए। कोर्ट को लगा होगा कि जो रिमांड एप्लीकेशन में जो बातें ईडी ने कही हैं, खासतौर से जो अन्य आरोपियों के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने के लिए ईडी ने ये रिमांड एक्सटेंड करने की मांग की थी, उसके लिए 4 दिन पर्याप्त कोर्ट को संभवतः लगे। इसीलिए कोर्ट ने फिलहाल 4 दिन की ईडी कस्टडी दी है। और जहां तक अभी तक की इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो उसमें ईडी ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उन कुछ स्टेटमेंट्स दिए जरूर हैं, रिकॉर्ड वो किए गए स्टेटमेंट्स, लेकिन वो किसी बात का जवाब सीधे सीधे नहीं दे रहे। तो उनसे जो भी क्वेश्चनायर उनको जो दिया गया था उसको लेकर वो स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं दे रहे हैं, इसीलिए और उनसे ज्यादा कस्टडी में इंटरोगेशन की जरूरत है। और इसके अलावा जो अन्य आरोपी हैं उनसे सामना करवाना है, यही वजह है कि 7 दिन की रिमांड चाहिए। हालांकि आज जो अरविंद केजरीवाल और उनके वकील हैं उन्होंने किसी भी तरह ईडी रिमांड का विरोध नहीं किया, क्योंकि उनका आज आर्गुमेंट पूरी तरह इस केस को क्यों उनके खिलाफ दर्ज किया गया है इस पर कोर्ट का ध्यान आकर्षित करने में रहा। कि उन्होंने अलग अलग आरोप लगाए कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं ईडी पूछताछ के लिए पूरी तरह तैयार हूं, जितने दिन की ईडी रिमांड मांगेगी हम विरोध नहीं करेंगे। अब ये 4 दिन बाद जब दोबारा पेश किया जाएगा तब और स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या ईडी की जो कार्रवाई थी जो उसको करनी थी वो पूरी हो चुकी है। अगर वैसा होगा तो जैसा हम सीबीआई से सुन रहे हैं कि सीबीआई ने भी एक रिमांड एप्लीकेशन यहां पर मूव कर दी है कि वो इसके बाद रिमांड में लेकर के पूछताछ करना चाहेगी। तो अगली सुनवाई पे ये स्पष्ट होगा कि क्या सीबीआई रिमांड में जाएंगे अरविंद केजरीवाल या ईडी एक बार फिर कुछ और दिन के लिए कस्टडी मांगेगी कोर्ट से। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे विकास कि जिस तरह से लगातार ये बात सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे जवाब जो हैं वो उन्होंने नहीं दिए हैं, क्या कुछ इसकी वजह है और आगे का जो प्रोसेस है अब वो किस तरह से चलेगा? देखिए, इसके अलावा एक तो वो सवालों के जवाब नहीं दे रहे, दूसरा ये बात भी कोर्ट को बताई गई कि उनके जो फोन है उसके पासवर्ड भी उन्होंने अब तक नहीं दिए हैं ईडी को। और इसके अलावा जो डिजिटल कुछ डेटा है ईडी के पास उसको भी ईडी एग्जामिन कर रही है। ये भी और आगे आने वाले जो कार्रवाई है वो हो सकती है। दूसरा, ईडी की जो जांच है और जो आगे का सिलसिला है, जब कन्फ्रंटेशन कराया जाता है वो वक्त आरोपी के लिए बड़ा टफ टाइम होता है, आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर जो अप्रूवर्स हैं या जो नए आरोपी पकड़े गए हैं जब वो बयान देते हैं और आरोपी के पिछले स्टेटमेंट से उनको मिलान कराया जाता है तो डिस्क्रिपेंसी आने पर जाहिर है एक बार फिर क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है, एक अलग राउंड शुरू हो जाता है पूछताछ का। तो ईडी आने वाले दिनों में इसीलिए कन्फ्रंटेशन कराएगी बाकी जो महत्वपूर्ण गवाह या आरोपी हैं इस मामले के। और खास तौर से जैसा भी हमने देखा कि ईडी ने गोवा के जो आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी और अन्य कुछ कार्यकर्ता हैं 4 लोगों को समन किया और पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा था, उनको कन्फ्रंट कराया जा सकता है। पंजाब की आबकारी नीति में भी कुछ वहां के भी अधिकारी और वहां के कुछ लोकल लीडर्स की इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी ईडी पड़ताल कर रही है। उनमें कुछ लोगों को समन भेजे गए हैं, क्या उनसे भी आगे कन्फ्रंटेशन कराया जाएगा, ये सब आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन आज यहाँ पर ईडी ने साफ तौर पे कहा कि वो अरविंद केजरीवाल को किसी एक व्यक्ति के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहते हैं। ये व्यक्ति कौन है, क्या के कविता है या गोवा से जो नए लोग जिनको समन पर बुलाया गया उनमें से कोई व्यक्ति है, ये नाम अभी स्पष्ट नहीं किया गया था, लेकिन आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी, ये ईडी ने आज कोर्ट को बताया। कहने का मतलब ये है विकास कि जो कुछ और नए नाम जो सामने आ रहे हैं, चाहे वो साउथ कनेक्शन हो, चाहे गोवा का हो, पंजाब की आप बात कर रहे हैं, कुछ नए लोगों पर भी शिकंजा कस सकता है। बिल्कुल, देखिए जैसे गोवा में जो आप लीडरशिप है वो अब ईडी जांच के दायरे में है, क्योंकि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है जिसको कहते हैं पीएमएलए एक्ट में, कि जो पैसा था अंततः ईडी का ये आरोप है कि वो गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया। तो वहां के नेताओं की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी पूछताछ में, उनको भी आरोपी बनाया जा सकता है आने वाले दिनों में। तो ये अब जांच उस जगह तक पहुंच गई है जहां पर इस पैसे का इस्तेमाल हुआ ईडी के आरोपों के मुताबिक। तो ये जो पूरा आबकारी नीति में जो भी पैसा आना शुरू हुआ वो दक्षिण के राज्यों से, खासतौर से तेलंगाना से वहां से आना शुरू हुआ। 100 करोड़ से ज्यादा की राशि है। ईडी ये बताती है कि एक्साइज पॉलिसी को बदलाव के बदले जो पैसा मिला उस 100 करोड़ से ज्यादा है करीब, और उसको गोवा में इस्तेमाल किया गया।
तो अब ये जांच गोवा में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो स्थानीय नेतृत्व है, वहां तक पहुंच गई है। क्या इनमें से कुछ लोग अप्रूवर बनेंगे, बताएंगे कि वो पैसे कहां कहां खर्च किया गया, ताकि जो ट्रेल अभी तक स्टैब्लिश ईडी कर रहा है वो एक इसको कहना चाहिए एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच जाए कि यहां पर पैसा इस्तेमाल हुआ था। तो जाहिर है ये जांच आगे वाले दिनों में इसका दायरा और फैलेगा, और भी लोग इसकी जद में आएंगे, क्योंकि शुरू ही मनीष सिसोदिया से हुआ था, लेकिन आपने देखा कि कैसे इसमें संजय सिंह का भी नाम आया कि उनके घर पर 1 करोड़ रुपए दिए गए, और अब सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल, जिनको अब ईडी कहती है कि वो मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं, और के कविता, ये सारे नाम धीरे धीरे इस पूरी जांच में आते गए, और आगे भी और नाम भी आ सकते हैं। विकास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ईडी ने जो 7 दिन की रिमांड मांगी थी उसकी क्या वजह थी, और कोर्ट ने जो 4 दिन की रिमांड दी है वो क्या कहकर दी है? देखिए, जब 7 दिन की जो ईडी ने रिमांड मांगी थी उसके पीछे तो वजह उन्होंने यही बताई थी कि एक तो पासवर्ड जो फोन का लॉक है उसके लिए वो लगातार कन्विंस कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को कि वो शेयर करें, लेकिन वो नहीं कर रहे। तो उस पासवर्ड को हटाने के लिए, फोन से उसका डेटा रिट्रीव करने के लिए, इसके अलावा कुछ डिजिटल डेटा और भी है ईडी के पास। एग्जैक्टली क्या है निश्चित क्या वो डिजिटल डेटा है वो कोर्ट में बहुत खुल के नहीं बताया ईडी ने, लेकिन उसका भी एग्जामिनेशन चल रहा है। यानी उस डिजिटल डेटा से भी जो जानकारी निकलेगी उससे भी सवाल पैदा होंगे, जिनमें अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ करेगी उस डिजिटल डेटा के संबंध में। एक तो ये वजह है। दूसरा, कन्फ्रंटेशन, जैसे मैंने कहा कि कराना है, विरोधाभास होगा बयानों में, तो नया क्वेश्चनायर बनेगा दोनों आरोपियों के लिए, फिर पूछताछ की जाएगी, उसमें वक्त लगेगा। कोर्ट की एक वजह ये लग सकती है क्योंकि खुद जो इसमें पक्षकार हैं अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया ईडी रिमांड का, लेकिन फिर भी क्योंकि आने वाले दिनों में रमा छुट्टी है, कल अगले 2 दिन कोर्ट बंद है, तो अब ये कोर्ट को बेहतर लगा कि कम से कम फिलहाल 4 दिन की ईडी कस्टडी दें 1 अप्रैल को, और स्थिति स्पष्ट होगी क्या ईडी उस काम को 4 दिन में पूरा कर पाता है या नहीं कर पाता, जिसके लिए उसे 7 दिन का वक्त फिलहाल चाहिए था। अगर स्थिति वैसी ही रहती है, कोई कॉपरेशन अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं होता है, ये बात स्थापित करती है ईडी, और फिर कस्टडी मांगेगी, तो संभवतः कोर्ट फिर से एक बार कस्टडी 2 दिन 3 दिन की कस्टडी एक बार फिर दे सकता है। लेकिन ये 4 दिन कितने महत्वपूर्ण रहते हैं पूछताछ के लिए, ये इन सब बातों पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। एक बात आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ईडी की जांच अभी तक पहुंची कहां तक है, क्या कुछ अभी तक पता लग पाया है? देखिए, ईडी का ये कहना है कि उसने मनी ट्रेल स्टैब्लिश कर लिया है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, चाहे वो कंपनीज हों, लिकर कंपनीज हों, चाहे वो राजनेता हों, दिल्ली में खासतौर से बैठे नेता हों आम आदमी पार्टी के। लेकिन अब जैसा कि आप देखें कि गोवा के जो वहां की लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, उसको समन करके अब उससे पूछताछ की जा रही है। तो जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि मनी ट्रेल जो है उसमें चुनाव में अगर पैसा आया और वो खर्च हो गया, क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है इमूवेबल मूवेबल, तो आप स्थापित कर सकते हैं कि ये चीजें खरीदी गई, लेकिन चुनाव में जब कैश लेन देन होता है उसको एस्टेब्लिश करना एक पेचीदा मामला है। यही वजह है कि अभी ईडी ये कह रही है कि हमने ट्रेल पता लगा लिया है, लेकिन उसको एक अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने में, जो जांच जब पूरी आप मान लेंगे कि पूरी तरह खत्म हो गई, उसमें अभी भी वक्त है। हालांकि मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई, 1 से ज्यादा चार्जशीट फाइल हुई हैं अब तक आबकारी नीति में, तो ये आने वाले दिनों में और भी इस तरह से जांच जब आगे बढ़ेगी, नए नए तथ्य जुड़ेंगे, तो जांच का दायरा और बढ़ सकता है। अभी जांच चल रही है, जो ईडी जिस डायरेक्शन में जांच कर रही थी उसमें उसको काफी सफलताएं मिली हैं, लेकिन एक कंक्लूसिव एंड तक अभी पहुंचने में वक्त है। यही वजह है कि वो बार बार इन लोगों की जमानत का भी विरोध करती रही है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो या अन्य आरोपी हो, जो प्रभावशाली लोग हैं, क्योंकि जब ये कंक्लूसिव एंड तक पहुंच जाएगी तो जाहिर है फिर जमानत का भी अभी तक जो रुकावट है वो इन्हीं वजहों से है, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जांच होनी है, इसके बाद गोवा के जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी क्या भूमिका है वो भी अब जांच के दायरे में। बिल्कुल विकास, अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं, वो गिरफ्तारी पर अपनी सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत नहीं है। ईडी का इस बारे में क्या कहना है, ईडी ने इस बारे में क्या दलील पेश की है? देखिए, ईडी का ये कहना है कि ये जो पॉलिसी है इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी है। जो पैसा आया, जैसे मनीष सिसोदिया के ऊपर भी जो आरोप हैं, वो ये नहीं है कि उन्होंने वो पैसा अपने लिए इस्तेमाल किया। ईडी का ये कहना है कि ये पैसा इस पॉलिटिकल पार्टी के पास आया जिसका इसने इस्तेमाल चुनाव के लिए किया। तो
आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पर अरविंद केजरीवाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये नीति बनाई गई, ये बिल्कुल विकास, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अपने दर्शकों को ले चलते हैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 4 जगह आ रहा है। सबसे पहले है सी अरविंद। सी अरविंद मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे। उन्होंने यह बयान दिया कि एक दिन वह मेरे घर में मेरी मौजूदगी में मनीष सिसोदिया जी से उनके कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए। यानी कि सी अरविंद को मनीष सिसोदिया जी ने सीएम साहब के घर पे कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए। उन्होंने यह नहीं कहा कि कुछ पैसे दिए, ऐसा कोई आरोप नहीं है। मैडम, मेरे घर पे ढेरों विधायक, मंत्री और अधिकारी आते हैं, उनके सेक्रेटरी आते हैं, वह आपस में खुसर पुसर करते रहते हैं और कई कागज एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। मुझे क्या पता कौन किसको क्या दे रहा है। क्या यह बयान एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी है? उन्होंने कोर्ट के सामने अपना ये सवाल रखा। उसके बाद उन्होंने दूसरे गवाह के ऊपर आए, जिनका नाम है मुगुंटा श्रीनिवास रेड्डी, जिनको MSR भी कहते हैं, जो जगन रेड्डी की पार्टी के सांसद थे। MSR एक दिन 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे उनके दफ्तर में आए। इससे पहले उन्होंने 10 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी कि मैं एक सांसद हूं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूं। अरविंद जी कह रहे हैं मेरे ऑफिस में उन्हें 10 दिन बाद मिलने का समय दे दिया गया। वह 4:30 बजे मेरे पास मिलने के लिए आए। मैं किसी वजह से जल्दी में था, तो उन्होंने मेरे से कहा कि मुझे दिल्ली में अपना फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है, उसके लिए मुझे ज़मीन चाहिए। हमने कहा कि ज़मीन हमारे अंडर नहीं आती, LG साहब के अंडर आती है। आप चिट्ठी दे दीजिए, मैं LG साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा, यानी कि पहुंचवा दूंगा। 16 सितंबर 2022 को उनके घर पे रेड पड़ी। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप अरविंद केजरीवाल जी से मिले? उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं मिला और मैंने अरविंद केजरीवाल जी से अपनी फैमिली के ट्रस्ट के लिए ज़मीन मांगने की बात कही थी। तो दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी भी जुड़े हुए हैं। विकास, अभी हमने देखा सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने बताया कि क्या क्या बातें जो हैं अरविंद केजरीवाल ने वहां पर रखी, या जो उनके प्रश्न थे या जो उनकी दलीलें थी, क्या कुछ जवाब था ईडी का इन सवालों के बारे में? देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से खासतौर से जिनका जिक्र अभी हो रहा था, सी अरविंद जो मनीष सिसोदिया के सहयोगी थे, उनके बयान को लेकर था कि मेरे मुख्यमंत्री के तौर पर सबके स्टाफ के लोग आते थे, डॉक्यूमेंट्स लाते थे, और कौन व्यक्ति कौन सा दस्तावेज लाकर किसको दे रहा है ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर दिन ढेरों दर्जनों लोग आते थे। अरविंद केजरीवाल ने बचाव किया क्योंकि ईडी ने ये कहा कि सी अरविंद ने बताया है उनको कि मनीष सिसोदिया ने कुछ दस्तावेज दिए थे सीएम आवास पर पहुंचाने के लिए, एक्साइज पॉलिसी से संबंधित थे, ये अभी तक ईडी कह रही है। लेकिन इस बयान से अपना बचाव किया इन्हीं दलीलों के साथ कि मुख्यमंत्री के घर पर तमाम लोग आते हैं, मंत्री आते हैं, उनका स्टाफ आता है, कौन क्या डॉक्यूमेंट लाता है, एक दूसरे से एक्सचेंज करता है, ये इसके आधार पर मुझे ये आरोपी नहीं बनाया जा सकता। तो कहीं ना कहीं वो उस मनीष सिसोदिया के जो सहयोगी हैं उनके बयान से अपने आप को दूर कर रहे हैं, अपनी भूमिका को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ईडी ने फिलहाल इन सब बातों पर कोई खास कमेंट नहीं किया। ईडी ने सिर्फ ये कहा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आज कुछ अन्य खुलासे करने का भी दावा किया था पिछली बार, हालांकि वो खुलासा पब्लिक डोमेन में भी काफी दिनों से था कि एक खास व्यक्ति को, शरत रेड्डी को क्यों इसलिए अप्रूवर बना दिया गया क्योंकि उन्होंने कुछ डोनेशंस दिए या उनके साथ रियायत बरत रही है ईडी के नहीं कारणों से, ये सारी बातें वो कोर्ट के सामने कह रहे थे। इनका ईडी ने विरोध किया और ईडी ने ये कहा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन आबकारी नीति से जुड़ी हुई है। शरत रेड्डी किस पार्टी को XYZ किसको कितना पैसा देते हैं ये इस कोर्ट का विषय नहीं है। ये जो पूरा बातें कही जा रही हैं कोर्ट में, ये सनसनी फैलाने के लिए हैं, ये मीडिया को सुनाने के लिए हैं ताकि ये बात जनता तक जाए और एक भ्रम की स्थिति पैदा हो। ईडी आबकारी नीति की जांच कर रही है, उसमें शरत रेड्डी की क्या भूमिका है उस पर बात की जाए।
ना कि वो उसके अलावा और क्या क्या कर रहे थे, इन सब बातों को यहाँ उठाया जाए। तो ईडी का विरोध इस बात पर था कि एक जांच एजेंसी के तौर पर उसको पॉलिटिकल डिबेट में ना घसीटा जाए। इसके अलावा ईडी ने फिलहाल जो ये अरविंद केजरीवाल ने और जो बयान दिए, इन पर कोई बहुत खुलकर ईडी ने अपनी बात नहीं कही। ईडी ने सिर्फ यही कहा कि ये जो दावे कर रहे हैं इनमें से ज्यादातर दावे एक फिक्शन है, ये ख्याली पुलाव है कि ईडी ने दस्तावेज छुपा रखे हैं जिनसे अरविंद केजरीवाल की बेगुनाही साबित होती है, क्योंकि जैसा शरत रेड्डी या एमएसआर जिनका नाम लिया गया, इन लोगों ने एक से ज्यादा बयान दिए हैं रमा। तो केजरीवाल आज ये कह रहे थे कि जो बयान इन पर दबाव डाल के बाद में लिए गए उनको तो ईडी कोर्ट को बता रहा है, लेकिन इससे पहले जो बयान उन्होंने इंडिपेंडेंट होकर दिए थे उनको ईडी अपने पास दबा के बैठा है। तो इस पर ईडी ने कहा कि इनको कैसे मालूम है कि पहला बयान क्या था, दूसरा बयान क्या था या चौथा बयान क्या है। ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं और ये एक फिक्शन है जिसको ये यहाँ पर सनसनी फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें जो फोन का डेटा है वो भी काफी अहम होता है विकास, लेकिन जो फोन का पासवर्ड है उसके बारे में वो कहते हैं कि उनको याद नहीं है, हालांकि उनके पत्नी के फोन का डाटा ले लिया गया है। पासवर्ड क्रैक भी करेगी ईडी? बिल्कुल, ईडी ने यही कहा कि अगर आने वाले दिनों में सहयोग नहीं करते हैं अरविंद केजरीवाल और पासवर्ड फोन का शेयर नहीं करते हैं तो इसको फिर उनको कोर्ट इसका क्रैक करवाना होगा और वो डेटा रिट्रीव करना होगा। तो अब तक कोशिश ईडी की ये थी कि ये काम सहमति से हो जाए, वो खुद से अपने आप ये दोनों फोन अनलॉक करके ईडी के हवाले कर दें, ईडी की कस्टडी में है, लेकिन फोन अभी तक अनलॉक नहीं हो पाए हैं। जाहिर है अगर यही स्थिति बरकरार रही तो उसको डेटा को ईडी आने वाले दिनों में डिकोड करके फोन को अनलॉक करके सारा डेटा रिट्रीव करेगा और उसके आधार पर फिर एक प्रश्नावली तैयार होगी और सवाल जवाब का दौर अरविंद केजरीवाल के लिए उस फोन के डेटा के आधार पर भी शुरू हो सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि फोन का जो पासवर्ड शेयर नहीं करना चाह रहे वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जा सकता है, वरना जाहिर है वो कोई भी व्यक्ति अपने फोन का पासवर्ड भूलता नहीं है, वो उसको शेयर नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ संदेह है, ये ईडी बार बार कह रहा है। बिल्कुल, और एक इसमें महत्वपूर्ण कड़ी पंजाब के जो आबकारी अधिकारी वो भी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जिन्होंने दिल्ली की शराब नीति के लिए वहां के जो कारोबारी हैं उन पर दबाव डाला था, वो भी आज नहीं आए। देखिए ये सारी चीजें भी ईडी कार्यालय में पूछताछ की जो चल रही हैं, इन सबको समन किया जा रहा है। गोवा से जो लोग बुलाए गए थे उनसे पूछताछ ईडी करेगी, पंजाब से जो बुलाए जा रहे हैं उनसे ईडी पूछताछ करेगी। आगे आने वाले दिनों में इन लोगों से क्या अहम जानकारी मिलती है वो भी इनके काम आएगी, ताकि और अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा ईडी कस सके। क्योंकि अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो पिछले 2 साल से जब बार बार समन भेजे गए, हाल ही में कुछ ही महीनों में 9 समन आए थे अरविंद केजरीवाल के पास, ईडी लगातार उनसे जांच में सहयोग की बात कर रही थी। किसी भी समन में हालांकि कभी भी उनको आरोपी नहीं कहा गया था, लेकिन जैसे ही के कविता को गिरफ्तार किया गया ईडी की तरफ से और जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल अपने लीगल ऑप्शन एग्जॉस्ट करते रहे राहत पाने के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद ईडी ने नकेल कसी और अब उनको आरोपी बना करके ये भी कहा गया ईडी की तरफ से कि ये की कॉन्स्पिरेटर हैं, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि इसमें जो बेनिफिशियरी है वो आम आदमी पार्टी है। कन्वीनर होने के नाते पार्टी में कुछ भी उनकी सहमति या उनकी जानकारी के बिना नहीं हो सकता। ऐसे में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि चाहे वो सीएम है इस या नहीं है, इससे जांच एजेंसी को फर्क नहीं पड़ता। उनको वही कानूनी प्रक्रिया उसी का। जी विकास, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और अब हम आपको ले चलते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। From NI, I would just like to have your reaction on the second statement by the US State Department spokesperson on Kejriwal, which has also mentioned the frozen Congress account. Okay. Please. So this is Amritpal Singh from Doordarshan. Could you tell us about the engagement with the Ukrainian Foreign Minister? Please. Vedika Sood from CNN International. I have 2 questions, so bear with me. The first is there were 22 Indian crew members on board the container ship when it collided with the bridge in Baltimore. What more can you tell us about their health, their condition, where they are, and has someone from the government reached out to them? The second question is if you can give us an update on the Indians who were duped by the agents and were sent to Russia to join the military. How many men do we know of now who are still in Russia, and what's the update on the death toll, if any? Thank you. Okay. Yeah, question there to a friend.
This is Kunal from PTI. This is just a follow-up on the question the lady asked. The 22 crew member who were there on board, I think one report suggests that he was injured and taken to a hospital and he's now safe. Do we know about the condition of the other crew members? About the particulars, were they Singapore-based, were they Indian-based and traveling? And has there been any official communication from the US government or Maryland authorities to the Indian side? Thank you. डीजीपी से एक आपत्ति जताए जाने के बाद फिर से अमेरिका की तरफ से दूसरा बयान आया है केजरीवाल और कांग्रेस के खाते को लेकर, तो इस पे क्या हमने कोई अपनी तरफ से नाराजगी जताई है, आपत्ति फिर जताई है कि किसी को तलब किया गया है यूएस एम्बेसी से? So let me take all these questions and then we'll come back. There are a couple of questions regarding the US State Department spokesperson's comment. As you know that we've already, yesterday India had lodged its strong objection and protest with the senior official from the US Embassy with regard to the comments made by the US State Department. The recent remarks by the State Department are unwarranted. Any such external imputation on our electoral and legal processes is completely unacceptable. In India, legal processes are driven only by the rule of law. Anyone who has similar ethos, especially fellow democracies, should have no difficulty in appreciating this fact. India is proud of its independent and robust democratic institutions. We are committed to protect them from any form of undue external influences. Mutual respect and understanding form the foundation of international relations, and states are expected to be respectful of the sovereignty and internal affairs of others. So this is our statement in response to your questions. हिंदी में इसका आपको रूपांतरण करके आपको दे दिया जाएगा। भाजी, मैंने खासकर बोला है कि इसका रूपांतरण करके आपको दे दिया जाए। Amrit, your question was regarding the visit of Ukrainian Foreign Minister. The visit of Ukrainian Foreign Minister is happening on the invitation of External Affairs Minister. He'll be here for on a 2-day visit. As you would have seen, we have issued a press release in this regard. He'll have a bilateral engagement with the External Affairs Minister, where they will go over the gamut of issues that lie in the domain of bilateral relations, and also review the Intergovernmental Commission that was held earlier. They will also discuss issues regarding global issues and regional issues of common concern, and then there are several other engagements also lined up for the Ukrainian Foreign Minister. Vedika, regarding your question on the Indians who were on the ship, our information is that there are 21 crew members, of which 20 are Indians. All of them are in good shape, good health. One of them got injured slightly, needed to have some stitches. The stitches have been given and he's then gone back to the ship. Our embassy is in close touch with the Indians on board and also with local authorities in this matter. Regarding Russia, as I told you earlier also, we are constantly in touch with Russian authorities. We have taken it up strongly for them to have our nationals released and discharged as early as possible. I will have an update for you, and as and when I have an update for you, I will keep you informed. On the death toll, we know, last time also I had told you that 2 people have passed away. Their mortal remains have come to India, and they have and have been sent to their family members. And so the death toll is where 2 people had passed away, died in that in the conflict. Kunal, regarding your question on the crew members, I already answered. There are 20 Indian nationals on board, and they are in good health. And one of them was injured, and we've taken care of him. उमा जी, आपके सवाल का
जवाब हमने दे दिया है। अंग्रेजी में, हिंदी में आपको इसका रूपांतरण, इसका कॉपी मिल जाएगा। सिद्धांत। Sir, this is regarding China. China recently again claimed the Indian state of Arunachal Pradesh. Your reaction? And secondly, it also reacted on the Pannun case, saying that countries should abide by rules-based order. What is India's reaction on that? Okay. Please, Madhu. सर, मधुरेंद्र मैं न्यूज नेशन से। कल WMCC की बैठक भी हुई और उसमें LAC पर जो भारत और चीन के बीच का विवाद है उसको भी लेकर ये बताया गया है प्रेस रिलीज में भी कि काफी इन डेप्थ डिस्कशन हुआ। बियॉन्ड द प्रेस रिलीज अगर कोई जानकारी दे पाए कि बातचीत किस नतीजे तक पहुंची। Hi, this is Jessica from DD India. On the recent visit of Prime Minister to Bhutan, there was a proposal to construct a motorable road through Bhutan that would connect Arunachal Pradesh and Assam. Any update on that and any concerns that Bhutan might have expressed? Okay. Rishikesh. Sir, Rishikesh from PTI. So about India-China border talks. So is there any specific area of LAC being discussed, like center area or Arunachal? Okay. Rishabh. So Rishabh from Times. Now the Canadian Prime Minister has again spoken about credible allegations against India in the Niger case, and he has spoken about that he is engaging constructively with India. So if we can have an update on India-Canada discussion around this, given that the state media from Canada had released footage claiming it to be the CCTV footage of Niger killing. Let's come back. Any questions that are related to the subjects that were just highlighted? Sudhi? Sir, Shudhi Ranjan from Bloomberg, sir. Just drawing your attention to the recent statement that we have seen from Germany on Kejriwal. We have seen a string of statements from United States on the same issue. Does the government of India see this as separate, disparate incidents, and or they see a connection between these two? Similar questions? Okay. So, Siddhant, regarding your question, let me make it very clear. Our position on the matter has been made very clear on Arunachal Pradesh time and again. We have recently also issued statements in this regard. I think a couple of statements. China may repeat its baseless claims as many times as they want. That is not going to change our position. Arunachal Pradesh was, is, and will remain and always remain an integral and inalienable part of India. Your question regarding what the Chinese MFA had spoken about a certain person, I would say that India and the United States, as two countries adhering to rule of law, are capable of dealing with any issues that we have between ourselves. There is no role for any speculative comments and gratuitous advice by unrelated third parties. So that answers your question. मधु, आपका सवाल था जो अभी हमने बैठक किया है चीन के साथ, उसके बारे में। उस पर हम लोगों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। आपको मैं कहूँगा कि आप उस प्रेस विज्ञप्ति को पढ़ें। उसके जो हमको कहना था, हम लोगों ने उस प्रेस विज्ञप्ति में कह दिया है। The 29th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs was held on 27th in Beijing. On our side, the delegation was led by our Joint Secretary in East Asia in the Ministry of External Affairs. The Chinese side was led by Director General of the Boundary and Oceanic Department of the Chinese Ministry of Foreign Affairs. The two sides had an in-depth exchange of views on how to achieve complete
disengagement and resolve the remaining issues along the line of actual control in the western sector of India-China border areas. In the interim, both sides agreed to maintain regular contact through diplomatic and military channels, and on the need to uphold peace and tranquility on the ground in the border areas in accordance with existing bilateral agreements and protocols. So this is that we have to share with you. Jessica, your question regarding the road project you talked about, I would say that I have not seen any. You referred to any report in that regard? Where do you see this then? I read a brief mention in CGTN about it as well, but otherwise there have been just... Well, I have not seen any specific report in this regard. However, as you have seen from the outcomes of the Prime Minister's visit, recent visit to Bhutan, the two sides have been pursuing connectivity projects, several initiatives for enhancing connectivity, taking a broader view of this area of cooperation, given its significant benefits, including for tourism and for economic development. ऋषिकेश, आपका सवाल भी चीन को लेकर था, जो हम लोग के साथ बातचीत चल रही है, दो पक्षीय बातचीत चल रही है, उस पर हम लोगों ने प्रेस रिलीज जारी किया है. उस प्रेस रिलीज में जो हम लोगों को कहना था हम लोगों ने कह दिया है, तो वहीं तक यही है हमारे पास अभी आपको बात बताने के लिए. Rishabh, you had a question on the Canadian Prime Minister's recent comments. See, what Prime Minister Trudeau has really said is nothing new. I would recall that on 21st September last year, my predecessor had, in a presser here, had mentioned that India remains ready to, and I would like to reiterate that we are ready to investigate any specific and concrete information if it is shared with us, but we are yet to receive any such information. We have also cautioned against playing politics and giving extremists more space. So that is to answer your question. So on the question of comments made by spokespersons of the United States State Department and the comments made by the spokesperson of the German Foreign Ministry, we have made our position very clear. We have, in the case of German Foreign Ministry's comments, we made a statement, and similarly we made a statement on the comments made by the US State Department spokesperson, and today again we have made some comments. So that is where I leave it. Suhasini? Suhasini Haider from The Hindu. If I could just ask about Mr. Kuleba's visit. Ahead of the visit, Prime Minister Modi had spoken to President Zelensky, who had then tweeted that he hopes India will join an upcoming Swiss peace conference that will bring both Russia and Ukraine to the table, or it hopes to do so. So I want to ask what India's position is on this Swiss peace conference, and whether India will be taking any kind of a larger role, discussing any kind of a larger role when Mr. Kuleba comes here on the issue of the Ukraine war. And my second question pertains to External Affairs Minister Jaishankar's statement in Malaysia. He said that India has been asked to convey messages on the Israel-Gaza conflict right now. I was wondering if you could tell us more about what kind of messages India has been asked to convey to both sides, and is India explicitly calling for a ceasefire, because every other country, including the United States, has now officially asked for a ceasefire in Gaza. And while India has, of course, voted at the UNGA, there is no such statement yet. So I just wanted to clarify, what is India's position on calling for on Israel for a ceasefire in Gaza? Abhishek? Sir, Abhishek Desai from CNN News City. My question is regarding Chinese Ministry of Foreign Affairs statement that came in the wake of External Affairs Minister S. Jaishankar expressing solidarity while being in Philippines.
And the statement by the Chinese MOFA said that this amounts to some sort of interference in third party, and third parties have no right to interfere whatsoever. And we urge relevant parties to face squarely the facts and truth about the South China Sea issues and respect China's territorial sovereignty. You have any comment on that? Okay. Yeah. So Suhasini, coming to the visit of Ukrainian Foreign Minister, as you know that he's arrived in Delhi. He's here for a 2-day visit at the invitation of our External Affairs Minister. We will be discussing several aspects of our bilateral relationship and also looking into areas of mutual interest and common concern, global issues and regional issues. As far as the question that you asked, our position is very clear on peace initiatives and how we look at the Ukraine-Russia conflict. We continue to encourage peaceful resolution of the conflict through dialogue and diplomacy, and remain open to engaging all ways and means that would help achieve this objective. So that is how I would answer your question. Regarding Gaza and the ceasefire, recently there was a UN Security Council resolution which was adopted. We see that resolution as a positive development. Beyond that, our position on Israel-Gaza conflict is very well known and has been articulated on multiple occasions. We have repeatedly called for de-escalation and preventing the spread of the conflict. We have condemned terrorism, called for release of hostages, sought protection of civilians, and reiterated the need for safe and timely delivery of humanitarian assistance and aid to the people of Palestine, and we also stand for a two-state solution. So that is how I would answer your question. Abhishek, regarding your question on Philippines, External Affairs Minister has already made our position very clear, how we look at issues that impact that part of the world, and he talked about it in very clear terms. It is in line with our long-standing position on the particular matter. So if there are there's a Kalol there. Kalol Bhattacharjee from the Hindu. Last week we saw the Pakistan, Afghanistan, Iran desk chief, Mr. J.P. Singh, visiting the Afghan embassy in Delhi. And we know that the Afghan embassy was shut down in November. So in this particular visit, he met with the Consul General of Afghanistan in Delhi, and there was discussion about various issues, including an Afghan India fund that goes back in time to 2007 or 8. So my question is, are we really now engaging with Taliban dispensation to such an extent that where these sort of matters, like functional matters, like exchanges of funds and things like that are being discussed? And also, is the Afghan embassy now officially open? That's also something I would like to know, because we don't have a head of mission, as I am given to understand, but is there a new head of mission that you would like to tell us that has taken over in the recent days? Okay. Kunal? This is regarding the Sri Lankan Prime Minister's visit to China. Is India looking into it? Is there any reading to it, or what's the stand of India, sir? Okay. So, Kalol, to answer your question, the meeting of EMEA officials with accredited diplomats is normal part of our functioning of our diplomacy. So, I would leave it at that. Kunal, regarding your question regarding the visit of Sri Lankan Prime Minister to Beijing, we monitor all developments that have an impact on our economic and security interests, and we take necessary action that are required to be taken. Sudeep. So thank you for giving me a second question. So just drawing your notice to a statement from China which says that both sides, India and China, positively assess progress on the border issue at the WMCC meeting. Is there
a breakthrough in the border dispute? Sudhi, I would like to tell you that, this morning itself we had given a press release of the meeting that happened in Beijing. I would refer you to the press release. Please see, we have made some comments there. We have given details of how we have engaged with each other, and therefore I would request that please, if you could look at the press release, it will be helpful. विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जहां पर प्रवक्ता रणधीर जायसवाल उन्होंने एक बार फिर से साफ तौर पर कहा कि अमेरिका की भारत के अंदरूनी और विधिक मामलों में टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने उसकी कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो घरेलू मामलों में हस्तक्षेप है वो भारत कहीं बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर के भारत दौरे के बारे में भी बताया और उन्होंने कहा कि एक विस्तृत एजेंडा है बातचीत का। इसके साथ ही उन्होंने ये जानकारी भी दी कि बाल्टीमोर हादसे में सभी भारतीय सुरक्षित हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश के बारे में उन्होंने कहा कि भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। साथ ही उन्होंने गाजा में बंधकों की रिहाई के बारे में पूछे गए एक सवाल के बारे में उन्होंने कहा कि भारत बंधकों की रिहाई के पक्ष में है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई